आपके बाल गिरते हैं जी, आपकी आईज ड्रूपी हुई हुई हैं, स्किन थोड़ी सी डार्कर टोन में है, अंडर आर्म्स में हाथों में पसीना आ रहा है, रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, नाक थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लिप्स को ऑगमेंट करवाना है आपने, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर तैयबा से। ये कि आजकल हम ये देखते हैं पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा मसला है, गोरा रंग हर किसी को चाहिए, आदमी हो या औरत हो, हर किसी को चाहिए। तो ये जो आजकल हम बॉटल्स लगवाते हैं विटामिन्स की या वाइटनिंग वगैरह की जो बॉटल्स लग रही होती हैं, आप वो लगाती हैं? आप बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी कट लगाए हुए मिनिमम इन्वेजन्स के साथ जो है आप अपने पेशेंट्स के मसाइल को, डे टू डे मसाइल को हल कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं हमारे नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी गेस्ट नन अदर दैन डॉक्टर तैयबा, जो कि एक एस्थेटिक फिजिशियन है। आप इनको देख चुके हैं मेरे काफ़ी सारे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में बात करते हुए। आज ये जो बात करने वाली है ख़ास तौर पे वो ब्यूटी के बारे में बात करने वाली हैं, और एस्थेटिक फिजिशियन काम क्या करता है, और एस्थेटिक्स का आजकल ये जो इतना बड़ा हवा बना हुआ, इनसे पूछेंगे कि ये हवा है क्या, और इसके अलावा जो है ये खुद क्या सर्विसेज जो हैं वो देती हैं। मैं खुद इनके पास अपने बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो भेज चुकी हूँ, एंड आई गॉट रियली गुड फीडबैक, और मुझे खुद भी एक दफ़ा इनके पास जाने का इत्तेफाक हो चुका, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी मैं क्यों गई थी इनके पास, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो मुझे लगा कि डॉक्टर तैयबा के जो स्किल्स हैं वो सबको पता चलने चाहिए, सो दैट आप में से किसी को इनकी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनका नंबर जो है वो अपने इस पॉडकास्ट में ज़रूर आपसे शेयर कर देंगे। उसके अलावा इनके पेजेस का लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, ताकि आप इजीली जो है डॉक्टर तैयबा को कांटेक्ट कर सकें अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, और अपने उस वो जो कहीं हम फंसे हुए होते हैं किसी एक चीज़ में कि अच्छा ये ऐसे हो जाए तो शायद मैं और भी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाऊँ, उसके सॉल्यूशंस डॉक्टर तैयबा के पास बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर जी। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये बताइएगा, आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं जी। एस्थेटिक फिजिशियन, डर्मा यानी स्किन, और जो आजकल हम नई एक टर्म सुन रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी, क्या फ़र्क है इनमें? अच्छा, डर्माटोलॉजिस्ट तो ये है कि ऑल स्किन डिजीजेस को वो ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, किसी भी किस्म की स्किन में जो डिजीजेज आ जाती है, ठीक है, एक्ने इन्वॉल्व्ड इन दैट। अच्छा, ठीक है, और कोई इरप्शंस, एक्जिमा, कोई हम्म, सोराइसिस, और बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीजेज जो कि स्किन पे इफेक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ स्किन के ऊपर है, वो किसी आपके और सिस्टम से रिलेटेड है, उन सब के बारे में जो नो हाउ है वो आपके डर्माटोलॉजिस्ट के पास होती है। उसी के वो ट्रीटमेंट्स बताते हैं। देर आर सम डिजीज़ विच आर क्योरेबल, सम आर नॉट, बट वो रिसेस कर जाती हैं। ठीक हो गया। और प्लास्टिक सर्जन जो है, प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो भी ऐसे है कि जिसमें किसी चीज़ में मेडिकल एलिमेंट आ रही है तो वो उसको डील करते हैं। जैसे बार्न्स वगैरह हो गए, बर्न्स हो गए, रिकंस्ट्रक्शंस हो गई बिल्कुल, और जैसे डीएनएस हो गया, या कोई आपका बर्न फ्लैप है वो एरिया के ऊपर ग्राफ्ट कर देना, ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। ठीक है। और एस्थेटिक फिजिशियन क्या करता है, जो कि आप हैं? हाँ, तो ये है कि डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के पास लोग ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे होते हैं जिनको जो कि एक डिजीज़ टाइप होती हैं, या कोई ऐसी एलिमेंट होती है जिसके वजह से वो नॉर्मल लाइफ में उनको हैम्परिंग हो रही है। उसके अलावा ये है कि एस्थेटिक्स में जो प्लास्टिक सर्जन काम कर रहे हैं वो ये कि नोज जॉब कर ली किसी की, या जॉ रिकंस्ट्रक्शन कर ली, वो है उसमें वाले काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एस्थेटिक फिजिशियन है, इसमें सर्जरी नहीं है, इसके अंदर मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स के साथ ब्यूटी इन्हांसमेंट है। तो जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है बेसिकली उसको कोई डिजीज़ नहीं है। और अगर वो हम उसे ये कह दें कि अच्छा आपका डीएनएस है तो नेज़ोप्लास्टी हो जाएगी, लिक्विड राइनोप्लास्टी हो जाएगी, वो सिर्फ उसकी शेप को इम्प्रूव करेगी। अगर उसका ब्रीदिंग का इशू है तो वी ऑलवेज रेफर द पेशेंट टू ईएनटी और प्लास्टिक सर्जन जो वहाँ से ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, यानी जो फिजिशियन है, एस्थेटिक फिजिशियन है, उसका काम जो है ब्यूटी इन्हेंसमेंट है जी, और वो इन एक्चुअल किसी डिजीज को डील नहीं कर रहा, मगर अगर हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम है, जैसे हमारा कंप्लेक्शन अगर डार्क है तो आप उसके लिए हमें सपोर्ट कर देंगे। अगर जैसे मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है या मुझे इसको हाँ, लेकिन अगर आप ब्रीथ कर सकते हैं नॉर्मल तो फिर आपका हमारे साथ है काम। लेकिन अगर कोई मसला है हड्डी में या कहीं तो वो हम नहीं करते, वो नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इसको थोड़ा पतला करवाना चाह रहे हैं, या थोड़ा पतला कराना है, लिफ्ट कराना है, उसके ऊपर बम्प है उसको स्ट्रेट कराना है, जो एलिवेशन करानी है, डबल चिन के लिए कोई काम है, या आपको जॉवल्स का मसला हो गया जो कि एजिंग के हिसाब से एंटी एजिंग हो गए, रिंकल्स आ गए फेस के ऊपर, क्रोफीट्स हैं, या फोरहेड पे ऑगमेंट कराना है चीक्स को, और ब्राउज जो होते हैं ये लिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें डिफरेंट है, यानी ये कुछ थोड़ा सा मिनिमली इन्वेसिव है, कुछ सिर्फ इंजेक्शन से भी हो जाते हैं।
इसके साथ हम अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी में चलें, थ्रेड्स भी हो जाते हैं। तो ये है कि ये यानी सब कुछ आपका काम जो है इन सारी आपकी ब्यूटी को इन्हेंसमेंट करना है, जिसमें आपके सारे फेशियल फीचर्स आ सकते हैं, आपका ब्रेस्ट आ सकता है, आपका बट आ सकता है, और लोअर एब्डोमिनल एरिया जिसके अंदर आपकी सैगी बेली है ठीक है वो आ सकता है, जिसके अंदर उसके अंदर हमारे पास हाइफू होता है, अच्छा उससे वो लिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है ठीक है। यानी आप बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी कट लगाए जी हुए, बिल्कुल। मिनिमम इन्वेजन्स के साथ जो है आप अपने पेशेंट्स के मसाइल को, डे टू डे मसाइल को हल बिल्कुल। कर देती हैं। वेरी गुड, वंडरफुल जनाब। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कोई कट नहीं लगना, हाँ, सिर्फ एक नीडल प्रिक होगा। नीडल प्रिक है जिसके अंदर देखिए वो है, अगर आपकी कलर डार्कनिंग हो रही है या कहीं पे पिगमेंटेशन फ्रैकल्स आ रहे हैं, आपको एक्नी, अगर एक्नी इरप्शन हो रही है तो उसके लिए मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन अगर उसके स्कार हैं या उसकी पिगमेंटेशन है तो वो आपके एस्थेटिक्स में डील हो जाएगी। मैं अभी इसी तरफ ही आना चाह रही हूँ जी कि अच्छा मुझे काइंडली ये बताइएगा, जिस तरह से कि हमारे एक्नी स्कार्स होते हैं, जैसे बच्चियाँ और बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर स्किन में वो गड़े गड़े से बन जाते हैं। जी। फिर उसके साथ ही जैसे डार्कर टोन हो जाती है औरतों की टाइम के साथ, या एक्सपोजर आदमियों के भी और औरतों के भी सन एक्सपोजर की वजह से एजिंग का एक फैक्टर आता है कि हमारे फ्रैकल्स और रिंकल्स जो है बनना शुरू हो जाते हैं, ड्रूपी हमारे लिप्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इनका क्या इलाज है आपके पास? जरा मुझे इस पे जरा डिटेल बताइएगा। ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि इनको आप डील करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। और ये है कि जो लोगों के पास अवेयरनेस कम है, तो होता ये है कि जब वो एक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा जी इससे हमने अगर बोटॉक्स कराना है फॉर एग्जांपल, तो इससे छाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, इससे हमारा ये जॉवल्स भी ठीक हो जाएंगे, इससे हमारी हर चीज़ यानी कि कॉम्प्लेक्शन। तो ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ें जो आपने भी सारी बोली हैं उनके सारों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहली बात ये, एक्नी भी अगर आप लें तो अगर वो एक्टिवली इरप्ट कर रही है एक्नी, तो उसकी एक्टिव इरप्शन की अलग ट्रीटमेंट है। आप क्या करती हैं ट्रीटमेंट एक्नी का? एक्नी के लिए जो इनिशियल जब उस वक्त इरप्ट हो रही है उस वक्त हम किसी प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना पसंद करते, मेडिसिन देते हैं ताकि एक्नी पहले निकलनी रुक जाए। ठीक है। क्लेंजिंग बताते हैं, उनको फेस वॉश वगैरह गाइड कर लेते हैं जो कि जिससे एक्नी एक दफ़ा उनकी रुक जाए। ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। एक दफ़ा जब एक्नी रुक जाती है, नई इरप्शन नहीं हो रही, उसके बाद उसकी जो अब हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, स्पॉट से बन जाते हैं, उनके लिए फिर हमारे पास फिर ट्रीटमेंट्स हैं। उसके लिए मीजोथेरेपी है जो कि पिगमेंट को खत्म कर देती है, लाइटन कर देती है। हमारे पास लेजर है जो कि पिगमेंट को वहां से डिस्ट्रॉय करता है, तो स्मूथ स्किन होना शुरू हो जाती है। जो स्किन उभरी हुई है या कोई दाग बना हुआ है उसको खत्म कर देता है लेजर के जरिए। आपके पास ऐसे लेजर्स हैं जिनसे आप एक्नी स्कार्स जो है वो खत्म करते हैं। हाँ जी। अब जो गड्ढे पड़े हुए आपने कहा था, यूज करो, ठीक है, जो गड्ढे पड़े हुए आपने बोले हैं वो अब ये कि उस पे जरूरी नहीं है कि दाग भी हो, एक्नी खत्म होगी, सिर्फ गड्ढे हैं। स्मूथ कलर है स्किन का लेकिन गड्ढे उनका ये है कि जो जब एक्नी हुई थी वो डीपर उनको इतनी ज्यादा गहराई में उसने किया इफेक्ट कि वो नीचे फाइब्रोसिस हो गया, एडहेजन्स बन गई, यानी जिसके वजह से वो नीचे की तरफ खिंच पड़ रही है और नीचे जड़ें बनी हुई हैं। तो हम ये करते हैं कि हम उसके अंदर भी अपनी इंस्ट्रूमेंट से, बिल्कुल वो भी एक नीडल प्रिक से ही होता है, हम वो एडहेजन्स को ब्रेक कर देते हैं जिससे वो स्किन एक दफ़ा छूटती है। अब हम उसके अंदर PRP डालते हैं जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जिससे वो हीलिंग करती है, तो वो वहाँ से स्मूथ। फिर सारे प्रोसीजर्स कभी भी एक सेटिंग में सब कुछ बैक टू नॉर्मल नहीं होता, इसके लिए थोड़े आपको सेशंस चाहिए। ठीक है, यानी 4-5 या एज पर प्रॉब्लम सेशन, एज पर प्रॉब्लम अगर कितने % अभी कम हुआ है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है 80% इंप्रूवमेंट आ जाए। सही। डॉक्टर साहब, ये जो काले से दाग बन जाते हैं जिनको हम फ्रैकल्स कहते हैं, जो पैची पूरा बड़ा एरिया होगा उसे हम मलाजमा या पिगमेंटेशन या छाइयाँ कहते हैं। जो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं इनको हम फ्रैकल्स कहते हैं। ये सब जो है ना सन एक्सपोजर और फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन से होते हैं। ठीक है। इसके अंदर लिप डार्कनिंग भी आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते, कई डार्क हो जाते, काले हो जाते हैं लिप्स, पिगमेंटेड हो जाते हैं। तो कुछ एरियाज, डिफरेंट एरियाज मैं देख रही थी अदर डे आपकी एक वो वीडियो, आप एक पेशेंट के लिप्स को जो है वो लाइट कर रही थी, और वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वाओ, यानी अगर आपने अपने लिप्स पिंक भी करवाने हैं तो आपसे कांटेक्ट जो है वो किया जा सकता है। उसमें भी यही है कि वही बात है, एक सेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में इससे 2 से 3 सेशन कम से कम लगते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे इंजेक्शन है जो एक तो हम इंजेक्ट करते हैं इनसाइड, जो कि जाके उस पिगमेंटेशन को डिस्ट्रॉय करते, ख़त्म करते हैं, अंदर जो डार्क
प्रोडक्शन कर रहे हैं ना सेल्स, मेलाटोनिन वगैरह, ये मेलानिन को ख़त्म करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जो लेज़र है वो भी इस पे इफेक्ट करता है, तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो आप ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, यानी स्किन की डार्कनिंग या स्पॉट्स जो भी बनने, जो दाग धब्बे बने हुए हैं चेहरे के ऊपर, जो छाइयाँ भी बनी हुई हैं, या एक्ने स्कार्स जो बने हुए हैं, फ्रैकल्स और रिंकल्स जो चल रहे हैं, और मिलाज़मा जो है वो आया हुआ है, क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट आप लोग ऑफर कर रहे होते हैं? जो ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं उससे ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने आइसबर्ग देखा होगा, उसकी ऊपर छोटी सी चीज नजर आ रही होती है और नीचे वो काफी गहरा होता है। हमेशा छाइयों के साथ ऐसे होता है कि अगर वो आपको ऊपर अगर एक बड़ा पैच नजर आ रहा है तो वो गहराई में भी होती है। तो विद वन सेशन थोड़ा सा ऊपर से हट जाएगा, फिर अगला, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि हम ओरल मेडिकेशन भी करते हैं, स्किन लाइटनिंग इंजेक्शंस भी मौजूद हैं, जिससे कलर अंदर से फेयर होना शुरू हो जाता है, तो ये कि वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बड़ी ब्यूटीफुली आपने एक चीज़ और हमें इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आजकल हम ये देखते हैं पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा मसला है, गोरा रंग हर किसी को चाहिए, आदमी हो या औरत हो, हर किसी को चाहिए। तो ये जो आजकल हम बॉटल्स लगवाते हैं विटामिन्स की या वाइटनिंग वगैरह की जो बॉटल्स लग रही होती हैं, आप वो लगाती हैं? लगाते हैं। अब बेसिकली मैं जो लगाती हूँ ये कि जैसे एक पेशेंट है, उसको अंदर हम जो रेगुलर रूटीन में एक्सपोजर है, टॉक्सिन्स बहुत हैं, तो ये कि लिवर डिटॉक्स बेसिकली वो कर रहे होते हैं। जब आपका लिवर डिटॉक्स होता है तो कलर वाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट कह ले है। तो ये नहीं है, मैं कभी भी ऐसे रिकमेंड नहीं करती रंग गोरा कराना है तो ठीक है। अगर आपकी ऐसी है बॉडी, आपका फूड इनटेक ऐसा है या आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप वो करें, इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, जिससे आपका टोन डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्मूदर स्किन, क्लियरर स्किन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। ठीक है। दे आर मल्टीविटामिन एंड इंजेक्शंस, तो वो उनको हेल्प करते हैं बॉडी को बूस्ट करने में। अच्छा, मुझे अब काइंडली ये बताइएगा कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बता दी कि हम अपना रंग भी गोरा कर लेते हैं, लेकिन आप फ़ौरन से जो है वो एडवाइस नहीं करती हैं, एज़ पर स्किन टाइप और सारी चीज़ें देखने के बाद आप एडवाइस कर रही होती हैं। अच्छा, जैसे हमारी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं डॉक्टर साहिबा, जिनको ब्रेस्ट के बड़े मसाइल होते हैं, और आपको पता है कि ब्रेस्ट जो है वो ऐसी औरत की खूबसूरती उसके साथ अटैच्ड है, फेमिनिज्म खासतौर पर, या फेमिनिस्टिक जो एनर्जी और ब्यूटी जो है वो उसके साथ अटैच्ड होती है। और आजकल हमारे जिस तरह के खाने वाने, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो हमारी बच्चियों के प्रॉब्लम्स जो इस तरह के खासतौर पर ब्रेस्ट के साथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका सलूशन क्या है कोई आपके पास, और अगर है तो वो क्या है? बच्चियों के साथ मसाइल भी हैं, कुछ वो साइकोलॉजिकली खुद अपसेट हो रही होती हैं, फिर इर्द गिर्द सोसाइटी उनको इतना ज़्यादा, इवन घर से स्टार्ट होके बाहर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर आगे अगर शादी जाती है बहुत ज़्यादा शेम इंड्यूस है, क्योंकि ये उनका अपना इशू नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से ये मसला है। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। क्रीमो श्रीमो के ऊपर आप मत जाएं, क्योंकि पहले कुछ लोग सिलिकॉन इम्प्लांट कराते थे, वो इम्प्लांट पूरा का पूरा होता है, दैट इज़ अ फॉरेन बॉडी, वो जो अंदर डाल दी जाती है। उससे ज़्यादा बेहतर अभी टेक्निक्स आ गई, जिसमें एक सिंगल प्रिक के साथ हम ब्रेस्ट फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस एरिया में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं। ठीक है, वो उसी किस प्रॉपर शेप के नहीं होते, वो बॉडी शेप को एक्वायर कर लेते हैं। यानी वो अलग से कोई शेप नहीं है, वो एक लिक्विड है जो आप लोग इंसर्ट करते हैं, वो बॉडी के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाता है, और वो बॉडी का अपना पार्ट है। यानी हमारे अपनी बॉडी के अंदर वो केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम इंजेक्ट करते हैं, वो इनर्ट होते हैं, उनसे कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि ये फॉरेन केमिकल्स हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इम्प्लांट्स तो एक फॉरेन केमिकल है, उनकी अपनी एक शेप भी अगर इम्प्लांट बॉडी के अंदर रप्चर हो जाता है तो इट कॉज वेरी मच प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप लोग जो इंजेक्ट करते हैं वो एक हमारी बॉडी का एक केमिकल है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया है, मगर वो बहुत बिल्कुल सेफ है बॉडी के लिए, सेफ है, FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, FDA अप्रूव्ड भी है, और फीमेल्स जो हैं बड़े आराम से उसको यानी सिर्फ इंजेक्ट करना होता है। उसका ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं बाद में, उसको सेटल होने के लिए, क्योंकि वो अब हमने इंजेक्ट किया है, इट वुड टेक टाइम कि वो सेटल हो। वो पानी आपकी बॉडी में जब आप इनटेक ज्यादा करते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये नहीं है कि जो अभी हमने आपको इंजेक्ट कर दिया ये इसका फौरी रिजल्ट है। ठीक है, आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स, तकरीबन 10 दिन में 12 दिन में वो अपना जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एक तो वो स्वेल ज्यादा करता है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को एकदम से परेशान नहीं होना शुरू हो जाना चाहिए कि मैंने अभी ये कराया तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। आपको टाइम लगेगा, और फिर जब वो सेटल हो जाए आफ्टर 2 वीक्स, आप अपनी रीअसेसमेंट करवा सकते हैं कि ये अभी मुझे और की जरूरत है कि नहीं, तो उसमें
हमेशा लेकिन उसमें कोई गुंजाइश कट नहीं होती है। होता, बिल्कुल नहीं, कोई सिर्फ कट नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन इंजेक्शंस की जो प्रिक है वो होती होगा। है। वेरी हाँ। नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो सोल्यूशन आप बता रही हैं, ये परमानेंट होता है या इसको फिर हमें इंडोर्स करवाना पड़ता है टाइम टू टाइम? नहीं, ये इस तरह से है जैसे प्लास्टिक सर्जरी की आपने बात की थी, उसमें जो भी ट्रीटमेंट करा दिया जाता है वो परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल नोज जो आप किसी ने करा दिया वो वापस अपनी नाक नहीं आ सकती उसकी। लेकिन इसमें यह है कि जो फिलर्स आप कराते हैं इनका टाइम होता है 1.5 से 2 साल तक। कुछ फिलर्स के टाइम ड्यूरेशन कम है, कुछ का ज़्यादा है। वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, आपकी नॉर्मल शेप वापस आ जाती है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज दैट। अच्छा, यानी ये और फिलर में ये भी है कि जहाँ पे आपने वो उस एरिया में तो अगर इंजेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल नोज में, तो अगर आप उसको थोड़ा सा अपने खुद शेप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसकी मसाज से भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। वेरी नाइस, यानी आप उसको मोबिलाइज कर सकते हैं जहाँ आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, पर ये है कि आप उसको इधर उधर बहने ना दें। ठीक है। दूसरा ये कितना थिक होता है, बहता तो नहीं है। इसी तरह ब्रेस्ट में भी आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे और चाहिए तो उसको मसाज कर सकते हैं इसी टाइम के दौरान जब वो स्वेल हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत बड़े मसाइल, क्योंकि मैं खुद आपको पता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को और मैरिटल इश्यूज को देख रही होती हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आके पूछते हैं मैम ये जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, अंडर आर्म्स और जो अंडर लेग्स की जो स्किन होती है वो बड़ी डार्कर टोन में होती है, डिफरेंट टोन में होती है, और लोग इससे बड़े परेशान होते हैं। और समटाइम्स इंटीमेसी में भी इसकी वजह से लोगों को बड़े जो है वो मसाइल आ रहे होते हैं कि बाकी बॉडी तो ठीक है लेकिन जो प्राइवेट पार्ट है ख़ासतौर पे वो डार्क कलर का है, उसका रंग जो है थोड़ा सा डार्क है, ब्लैक है, ब्राउन है, इस तरह का। उसका कोई सोल्यूशन आपके पास है? बिल्कुल, उसका भी सोल्यूशन है। अब वही बात है ना, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आई एम पॉसिबल, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब यह है कि अंडर आर्म्स वगैरह के लिए, इवन एक्नी स्कार्स के लिए भी पील्स हैं, केमिकल पील्स हैं जो कि ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करती है। न्यू स्किन आती है, वो बड़ी फ्रेश कलर की होती है, वो मतलब उसी को स्किन टोन के साथ वो मैच करती है। ठीक है। वो ये भी है कि एक दफ़ा में नहीं होता, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अंडर आर्म्स के लिए भी है, बिकिनी एरिया के लिए भी है, वो जो इंटरनल थाई पार्ट है उसके लिए भी है, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन से वहाँ पर डार्कनिंग हो जाती है। ब्लड फ्लो थोड़ा सा क्योंकि कम होता है, तो फिर वो स्किन उतनी अच्छी होती तो नहीं। वो ये कि वो पील्स हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट्स और भी मौजूद हैं। तो यानी आपके पास इसका सोल्यूशन जो है वो मौजूद है, जिससे प्राइवेट पार्ट जो आपके अज़्वे खास होते हैं और अंडर आर्म्स का कलर जो है वो आपकी बॉडी के कलर के साथ या कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच हो जाता है, पॉसिबली हो जाता है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि अगर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ये सुन रही होती हूँ कि मैडम मेरे पार्टनर का बॉडी पार्ट जो है ख़ास तौर पे वो डार्कर है, तो उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि डॉक्टर तैयबा जो हैं, शी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। वो आपको मदद कर सकती हैं अगर आपका इस तरह का कोई इशू है, आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से लोगों की इंटीमेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हो जाती है। जिन चीज़ों का सोल्यूशन मौजूद है उनको ज़रूर अवेल कर लेने में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे हमारे वजाइनोप्लास्टी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें औरतें जो हैं अपने प्राइवेट पार्ट को जो है टाइट करवाने के लिए, और इसी तरह से आदमियों में जो है वो उनको अक्सर अपने मसल्स थोड़े से लगते हैं कि जी ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, और इरेक्शन वगैरह के इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। डू यू हैव सोल्यूशन? यानी आप औरतों के ये जो है पेन का इशू है या स्किन का बहुत ज़्यादा लूज हो जाना है, और आदमियों की इरेक्शन वगैरह के इश्यूज जो हैं, क्यों उनका कोई सोल्यूशन आपके पास मौजूद है? बिल्कुल। इनिशियली तो हम लोग फेस पे ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, बोटॉक्स कर रहे थे जो रिंकल्स के लिए यूज़ होता है। होता क्या है, बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, तकरीबन 2 वीक्स में उसका रिजल्ट आता है और रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल को वो लूज कर देता है थोड़ा सा। ठीक है। अब क्या है कि जो आप फीमेल और ये जो भी इंटीमेट प्राइवेसी वाले जो पार्ट्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फिर आहिस्ता, हाँ बिल्कुल, गायनोकोलॉजिकल एस्थेटिक्स भी अब आ गए हैं। अच्छा, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी बोटॉक्स यूज़ हो रहा है। अच्छा, P-shot पहले यूज़ हो रहा था, ठीक है, अब बोटॉक्स भी यूज़ हो रहा है। और उससे यही है कि जिन मसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो इम्प्रूव होना होता है उनको हल्का सा लूज कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी मतलब प्रिसाइज टेक्निक। ये आप कहीं और से नहीं, सिर्फ अपने डॉक्टर से नहीं है, नहीं सिर्फ जस्ट एन इंजेक्शन का। इसी तरह कई पार्टनर्स हैं जिनको आउट ऑफ सम फियर और सम प्रॉब्लम उनको विजिनिस्मन होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उसके लिए भी बोटॉक्स अवेलेबल है, वो उसको रिलैक्स कर देता है, तो विजाइना जो है ना वो
उसमें ठीक हो जाता है, इसमें विजिलिस्मस जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, पेन खत्म हो जाती खत्म है। हो जाता है। ओके जी। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है हमें, और गर्मियों में तो खास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जो कि स्वेटिंग जो है वो है। बिल्कुल। मेरे तो फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मुझे तो चाहिए होता है और कहीं हवा लगे ना लगे, मुँह पे हवा ज़रूर लग रही हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा बिल्कुल पसीना आ ऐसा रहा है। होता है। फिर ये है कि वो स्वेट की वजह से जूते गीले हो रहे हैं, हाँ। जूते की वजह से स्मेल आ रही है, अंडर आर्म से स्मेल आ रही है, एग्ज़ैक्टली, हाथ एग्ज़ैक्टली। मिलाते हुए किसी से एम्बैरेसमेंट हो और रही है, लिखते हुए मसला होता है बहुत आपको। मसला हाँ, होता है, कागज गीला होना शुरू हो हाँ, जाता है, हाँ, पेन बिल्कुल, की ग्रिप खराब। बिल्कुल। क्या है कि इसके लिए बहुत आसान हल है, हाँ, हाँ। हम उसके लिए भी बोटॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। और वो आपका पाम में अगर आ रहा है तो पाम में इंजेक्ट होता है, हाँ, सोल में आ रहा है तो सोल में, अंडर ठीक है। आर्म्स में इंजेक्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर। और उससे ये है कि आप अगर इनिशियल समर स्टार्ट होने में कराएं तो 5 से 6 महीने तक उसका आपका सीजन पूरा निकल जाता है। सीजन आराम से निकल जाता है विद वन ट्रीटमेंट। ठीक एक हो गया। दफा आपको ये सेशन कराना पड़ेगा, इसका रिपीटेड इसको हम सेशन। हाइपर हाइड्रोसिस कहते हाइपर हैं। हाइड्रोसिस कहते हैं, एक्सेसिव ठीक है, स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कुछ लोगों के हाथों में, अंडर आर्म्स में और बिल्कुल। पैरों में जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। डॉक्टर साहिबा हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर दैट, और वो कह रही हैं कि अगर आप सीज़न के शुरू में, ख़ास तौर पे गर्मियों में, सीज़न के शुरू में अगर आप वो ट्रीटमेंट करवा लें तो उससे आपका पूरा सीज़न जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक दफ़ा मेरे पास एक बच्ची भी आई तो उसने मुझे कहा कि मुझे यानी इतना उसका कंसर्न था डॉक्टर साहिबा कि उसने मुझे कहा कि मेरे हाथों में इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मुझे एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो जाती है, और इस डर से मैं शादी के लिए भी हाँ नहीं करती कि अगला बंदा कहेगा ये क्या, हर वक्त इसके हाथों से पानी टपक रहा होता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी जो है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो सकती बिल्कुल हैं? हो जाती है, इसीलिए तो बता रही हूँ कि वो जैसे कई लोग पेपर अटेम्प्ट करते हुए उनके हाथ से पेपर गीला हो रहा होता है तो वो हाँ, परेशान हो रहे होते हाँ, हैं कि हाँ, मिट रहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये उन सबके लिए ये नहीं है कि आपकी ग्रिप लूज हो जाएगी, ठीक है। ये वो उन ग्लैंड्स पे इफेक्ट करेगा और उनकी जहाँ प्रोडक्शन को, स्वेट की प्रोडक्शन को कम कम कर देगा, जी। यानी वो उसको इंटरनली आप उसको करेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे, जिससे पसीना जो है कम से कम क्योंकि आना एक शुरू हो एक जाएगा। प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ प्रॉपर मिकदार हमने डालनी है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से भी करा लो हाँ, और हाँ। उसको पता ना हो कि किस तरीके किस से तरह से उसमें करना इंजेक्ट है, करना है। एग्जैक्टली। ये बड़ा ज़रूरी है जी कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीम हकीम जान का ख़तरा कभी मोल ना लें, क्योंकि ये चीज़ें जब एक दफ़ा इनकरेक्ट हो जाती हैं फिर इनको करेक्ट करने में बहुत बहुत टाइम जो है वो लग जाता है। अभी रिसेंटली बल्कि मेरी अपनी फैमिली में एक नीम हकीम जो है वो, नीम हकीम तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, एक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब से जो है मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ा जो है वो मिसहैप जो है वो हुआ है फेस के ऊपर। आपको मैंने जैसे बताया था कि मेरे घर में जो है वो हम यही गए थे कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उनका स्किन जो है वो बर्न हो गई थी, तो वो फिर आपने जैसे उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगाने को की, वो इम्प्रूव तो अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। अब डॉक्टर साहिबा के अंडर ट्रीटमेंट ही हैं वो जो हमारी पेशेंट हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं। मगर इस तरह के ख़तरात जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको ये चैलेंजेस जो हैं वो, क्योंकि कहने को बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे मगर इन एक्चुअल कितने स्किलफुल हैं, कितनी चीज़ें हैं, कभी ये भी देखना। एक बात है कि कभी भी किसी भी नए पेशेंट के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। हाँ, लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करें जब तक उस पेशेंट को आपको लग रहा है कि ये बियर कर सकता है। जहां उसकी बर्दाश्त खत्म होती है उससे आप एक पॉइंट पीछे रखें, आपको कभी भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे सेफ जोन में रहना ठीक है, मुझे अगला सवाल मेरा आपसे जो डॉक्टर साहबा वो ये है कि ये जो लेजर्स होते हैं, चाहिए। ये लेज़र जैसे हेयर रिमूवल के लिए आजकल बहुत कॉमन है, और मैं समझती हूँ कि ये ब्लेसिंग है, बिल्कुल ऐसी ब्लेसिंग बात है कि आप हेयर रिमूवल जो है वो अपना आराम से जो है वो इससे लेज़र यूज़ करके कर सकते हैं। तो क्या वो आदमियों और औरतों के लिए इक्वली इफेक्टिव है? बिल्कुल। अच्छा, लेज़र का ये है कि सिर्फ उस स्किन पे इफेक्टिव नहीं है जिसका रंग बहुत डार्क है, क्योंकि उसने उस पिगमेंट पे काम करना है। अगर उसका रंग गहरा है बंदे का या औरत का तो स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है। दूसरा, सफ़ेद बालों पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। उसने काले मोटे बाल, जितना काला कितना थिक बाल होगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये रोएं के ऊपर कम इफेक्टिव है। ठीक है। ये थिक बालों पे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी लेने तो आते हैं लेज़र, पर लेज़र को एज ए वैक्स ट्रीट ना करें। आपने लेज़र कराया, देन यू वेट कि अब मेरे बाल निकलेगा तो मैं जाऊँ, ये नहीं करना। ये हम आपको खुद बताएंगे मेंटेनेंस पे आप कब आएँ।
ठीक बट है। इनिशियली अगर आपने लेज़र स्टार्ट कर दिया है तो आपको चाहिए कि आपको जिस तरह ड्यूरेशन बताई जाइए, हर 15 दिन के बाद एक लेज़र का सेशन लें ताकि उस बाल की उस रूट को वीक किया जा सके। ठीक है। अगर वो रूट उसी तरह स्ट्रांग रहेगी तो वहाँ से वो बाल आता निकलता रहेगा रहेगा। बार-बार, ठीक है। ठीक है। होगा क्या, लेज़र कराने से होता क्या है, बालों की जो आप रूट पे काम करते हैं तो वहाँ से ग्रोथ कम हो जाएगी, जो बाल निकलेगा वो थिन निकलेगा, और कभी कभी रूट डाई हो जाएगी तो वहाँ से निकलना बंद भी हो जाएगा, तो वो पैची हो जाएगी। जो जैसे फुल ग्रोथ आ रही है तो वो पैची हो जाएगी, एक एरिया पे थोड़े से 2-3 बाल हैं, फिर छोड़ के 2-3 हैं, इस तरह। और लेकिन होगा ये सब आहिस्ता आहिस्ता। एटलीस्ट 6 सेशंस आपको 15-15 दिन के वक्फे से लेने के बाद यू विल गो ऑन मेंटेनेंस। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने लेज़र करवाया और लेज़र करवाने के बाद उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे फेशियल हेयर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आ गए उनको, जहाँ पे बाल नहीं भी थे वो भी आ गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैंने नहीं, मुझे इस तरह इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि एक चीज़ ये है कि हम इनिशियली उसको शेव करते हैं, क्योंकि लेज़र किए हुए बालों को या लेज़र से पहले आपने बालों को वैक्स, ब्लीच या प्लक नहीं करना होता, थ्रेड नहीं करना होता। अब वो सिर्फ वो रेजर से हटेंगे ताकि उनकी सिर्फ रूट रह जाए, और आप उनको तो रेजर जो है जहाँ रेजर लगा हो सकता है वहां पर उन फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन हो गई, या लेजर की ऐसी तो फ्रीक्वेंसी थी जिससे वो हुई। जिस तरह से अगर रेजर आप यूज कर रहे हैं, जैसे रेजर के बारे में हमारा एक कॉमन मिथ है कि जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे मोटा बाल आ जाता है। ऐसा नहीं होता। हम लेकिन हम जो चीज़ यूज कर रहे होते हैं वो फीमेल वाले जो इतने हार्ड वाले वो रेजर हैं भी नहीं। मेल्स के लिए आपने देखा होगा 3 वाले रेजर और बड़े माचो किस्म के रेजर हैं, वो डेलिकेट से फेमिनिन से रेजर्स हैं, और अब तो आ गए हैं आईब्रोज के लिए भी आ गए हैं और सारे। लेकिन ये कि बड़ा सेफली आप उसको यूज करें। हमेशा लेज़र करने से कोशिश करें 1 दिन पहले आप खुद रेज़र करके घर से जाएं, ताकि आपके कोई बर्न हल्का फुल्का हो गया है, सॉरी कट लग गया है तो वो हील हो जाए अगले दिन तक, वरना बर्न करेगा लेज़र। और ये कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव उस एरिया से है या कहीं वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया तो हो सकता है कि हेयर ग्रोथ हो, लेकिन लेज़र से हेयर ग्रोथ कम ही होती है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी जो सेट की होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये कहा जाता है कि आदमी तो जो है ख़ास तौर पे जो है उनका प्राइवेट पार्ट बहुत ओवरली सेंसिटिव होता है, यानी इवन उसको धूप भी जो है, हीट जो है वो भी कहीं ये जाती है कि वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो उनके स्पर्म को, उनकी प्रोडक्शन को जो है वो ख़राब करती है। तो इसमें लेज़र किस तरह से फिर वो इफेक्टिव होगा, या आप रिकमेंड कैसे करेंगी इसको? बेसिकली रेडिएशन से प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है। हम लोग एक्सरे डिपार्टमेंट में भी अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी कोशिश होती है कि उनको गार्ड किया जाए, ठीक है, ताकि वो रेडिएशन से एक्सपोज ना हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ये है कि जो प्यूबिक एरिया है वो सेंसिटिव है रेडिएशंस को, तो वी ट्राई कि हम वहाँ पे ना करें। तो आपके बाकी एरिया, फेशियल आपका हेयर है, आपका बियर्ड का एरिया है, हैंड्स हैं, आर्म्स, अंडर आर्म्स हैं, बैक से हेयर कराने, लेग से कराने, हर जगह से कराओ। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो मेल्स का प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको रेजर ही करें, ताकि उससे ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है, और उनको ईडी में अगर डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। बोटॉक्स करवाएं उसके लिए, लेकिन लेज़र से ज़रा परहेज करें। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, और इतनी अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो क्लियर भी हुए होंगे, और उनको ये भी पता चला होगा कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर छोटे मोटे कट्स लगवाए भी इस वक्त अगर आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, या सिर्फ इन्हेंस करना नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका स्किन का प्रॉब्लम है, एक्नी का प्रॉब्लम है, ये जो थोड़ी बहुत सैगी आईज एंड डार्क अंडर आईज के लिए भी पील्स मौजूद है। ठीक है। ये जो आंखों के डार्क सर्कल्स और कई बैगी आईज भी हो जाते हैं, उनके लिए भी। और इसके अलावा जो स्किन के ऊपर ऐसे सैगी स्किन हो रही है या लग रहा है कि ढीली हो रही है, तो कोलेजन बूस्टर्स और पीआरपी उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। स्कैल्प पीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। और अभी नए आ गए हैं ट्रीटमेंट्स जिसमें एक्सोसोम्स हैं, प्री मेड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो कोरियन भी हैं और अमेरिकन भी अवेलेबल हैं। मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और एलेबोरेट इसके ऊपर करें कि जिस तरह से आपने कहा कि कोलेजन बूस्टर्स जो हैं। ठीक है। कोलेजन बूस्टर्स ये है कि ये आपके वो मटेरियल जो आप इंजेक्ट करते हैं थोड़े थोड़े वक्फे से स्किन के ऊपर, वो इनसाइड कोलेजन को एक्टिवेट करते हैं। जब कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आप जैसे एक गुलाब के अंदर तकिए में रुई भरते हैं तो वो फिर फूल जाता है। इसी तरह नया कोलेजन भरने से आपकी स्किन को स्मूथनेस ज़्यादा आती है, प्लम्पियर टाइटनेस आना शुरू हो जाती है। और जो बालों का गिरना है, और बालों का, सर के बालों का गिरना,
और गंजापन आने शुरू हो जाना, अगर वहाँ पे फॉलिकल मौजूद है, अभी सिर्फ डैमेज आया है बालों में, ठीक है, तो उसके लिए हेयर पीआरपी इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, इनिशियल 1 से 2 ट्रीटमेंट बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल। और इनिशियल 1 से 2 सेशन के अंदर हेयर फॉल रुक जाता है। अच्छा, ठीक है, उसके साथ ये कि हम सीरम भी ऐड कर सकते हैं, एक्सोसोम्स ऐड कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ, और ये कि ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नहीं अगर किसी का कोई हेयर फॉल हो रहा है, जैसे अक्सर हमारे यहाँ पे आदमियों को और इवन अब औरतों को भी बिल्कुल बहुत ज्यादा, तो वो 1 से 2 सेशन के अंदर रुक जाता है। 2 से 3 से 4 सेशन के अंदर जो है वो आपको थोड़े अपने बालों में बेहतरी होना शुरू हो जाती है, और 4 से 6 सेशन के बाद एक्सपेक्ट करें कि जहाँ हेयर फॉलिकल मौजूद है वहाँ से बेबी हेयर इंशाल्लाह ग्रो करना शुरू है। वेरी नाइस जी, बहुत ही। एक्सोसोम्स के बारे में ये है कि ये वो ग्रोथ फैक्टर आपके अपने ब्लड से लिए गए हैं। ठीक है, जो ग्रोथ फैक्टर्स आपके प्री मेड आ रहे हैं उस वो सिर्फ वो 5 बिलियन एक्सोसोम्स या 1 बिलियन या 10 बिलियन भी हैं, उनकी फिर प्राइस रेंज फर्क है। और ये कि जब उनको आप इंसर्ट करते हैं तो दे आर इफेक्टिव फॉर, जैसे आपको पीआरपी वैसे आप अगर आप ब्लड से कराएं तो हर मंथ एक सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए लेना पड़ेगा, उसके बाद जब आपके बाल आ जाते हैं 6 महीने तक लेना पड़ेगा, उसके बाद आप मेंटेनेंस पे जा सकते हैं कि 6 महीने बाद दोबारा या 3 महीने बाद एक सेशन कराना, लेकिन ये नहीं है कि बस चलते ही जाओ। लेकिन एक्सोसोम्स हैं एक्सपेंसिव, बट वो आपने एक दफा लगाया तो आपको 3 से 4 माह 5 माह 6 माह तक उसका इफेक्ट रहेगा, और फिर आप देखें कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है, आप दोबारा उसका सेशन ले सकते हैं, इवन वो 1 ईयर तक भी इफेक्टिव। जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आपके बाल गिरते हैं जी, आपकी आईज ड्रूपी हुई हैं, स्किन थोड़ी सी डार्कर टोन में है, अंडर आर्म्स में हाथों में पसीना आ रहा है, रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, नाक थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लिप्स को ऑगमेंट करवाना है आपने, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर तैयबा से। इनका कांटेक्ट नंबर आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेरा खुद इनके पास जाने का अपना एक्सपीरियंस है, और मेरे एक क्लाइंट भी जो है इनके पास जा रहे हैं, जो मैंने केस आप लोगों से डिस्कस किया उनको भी ये हैंडल कर रही हैं। सो शी इज़ माशाल्लाह वेरी गुड इन हर स्किल्स, बहुत अच्छे स्किल्स हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए इनके क्लिनिक को। अगर आपको जो प्रॉब्लम्स हमने अभी आपसे शेयर की हैं इनमें से कोई भी एक आप जो है वो फेस करें, और आप नहीं चाहते कि आप किसी सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ या किसी कट की तरफ जाएँ, तो मिनिमल इन्वेजन, सिर्फ एक फ्रिंज के प्रिक से आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रबाब के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।